25 जुलाई 1875 को जन्मे जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, जिन्हें हम जिम कॉर्बेट साहब के नाम से भी जानते हैं, उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज मैं आपको एक ऐसी जादुई यात्रा पर ले जाऊंगा जो कि जिम कॉर्बेट साहब को एक शिकारी से एक संरक्षणवादी और पर्यावरण प्रेमी की तरफ लेके चलेगी। नैनीताल में जन्म लेने वाले जिम कॉर्बेट साहब क्रिस्टोफर और मैरी जेन के 8वें पुत्र थे। बचपन से ही कॉर्बेट साहब जंगल में जाने की रुचि और उस समय अपने माता पिता से जंगल की कहानियां सुनते थे, तो उनकी रुचि उस ओर ज़्यादा हो चुकी थी। गर्नी हाउस, जो कि नैनीताल में एक कुटिया के रूप में था, इसकी स्थापना 1881 में होती है। स्थानीय इतिहासकार यहाँ पर यह भी कहते हैं कि कॉर्बेट साहब ने बचपन से ही जंगल के प्रति रुचि जाग चुकी थी और उनका जंगलों के प्रति प्रेम उन्हें आगे जाके एक संरक्षणवादी की तरफ प्रेरित कर चुकी थी। समय था सन 1907 का। चंपावत की एक बाघिन ने चंपावत व नेपाल के लगभग 436 से ज़्यादा लोगों को अपना निवाला बना चुका था। एक 17 वर्षीय बच्ची की जब हत्या होती है बाघिन द्वारा, तब अन्य शिकारी के विफल हो जाने के बाद उस समय के ब्रिटिश कमिश्नर द्वारा जिम कॉर्बेट साहब को आमंत्रण दिया जाता है, जो कि गांव के आसपास के लगभग 300 लोगों के साथ एक ग्रुप बना के जंगल के अंदर जाते हैं, बाघ की हलचलों को समझते हैं और बाद में उस बाघ का शिकार करके इस जानवर से अन्य लोगों की जान बचाते हुए उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। अब बात आगे बढ़ती है यहाँ से, और रुद्रप्रयाग का एक फेमस लेपर्ड, जो उस समय ग्रामीणों को लगभग 8 से 9 सालों से अपना निवाला बनाते जा रहा था, तो जिम कॉर्बेट साहब का अगला अभियान होता है लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के रूप में। लगभग 10 सप्ताह की मेहनत के पश्चात जिम कॉर्बेट साहब उसे मारने में सफल हो जाते हैं और इस तरह लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग की स्टोरी का यहाँ पर दी एंड हो जाता है। और इस तरह जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी पूरी शिकारी जिंदगी में 19 बाघ और 14 नरभक्षी तेंदुओं का शिकार किया। इस तरह शिकार से आगे बढ़ते हुए जिम कॉर्बेट साहब ने टाइगर हंटिंग को त्याग दिया और उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में उनकी इन सारी कहानियों को आप पढ़ भी सकते हैं। इन किताबों में कॉर्बेट साहब ने जंगल, गांव, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और जंगल से जुड़ी चीज़ों के बारे में अपनी अनुभवों को साझा भी किया है। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी माई इंडिया नामक पुस्तक में भी ग्रामीणों के प्रेम और उनके संघर्षों की कहानी को अपने अनुभवों के साथ व्यक्त भी किया है। तो इस तरह 25 जुलाई को प्रति वर्ष जिम कॉर्बेट की याद में उनके पर्यावरण के प्रति प्रेम और जानवरों के प्रति दयालुता के भाव के कारण ही जगह जगह आपको विद्यालयों में और कॉलेजों में पर्यावरण के प्रति प्रेम और लोगों को जागरूक करने की एक पहल चलती ही हुई हमें दिखाई भी देती है। तो इस तरह कॉर्बेट साहब की जंगल के प्रति रुचि और जानवरों के प्रति संवेदना आगे चलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना में भी अपना योगदान करती है। जिस तरह 1936 में हेड नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है और बाद में चलकर 1956 में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया जाता है। तो इस तरह से कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला टाइगर रिजर्व भी हमारे देश का माना जाता है। साथ ही यहाँ पर जंगल के संरक्षण के प्रति जिम कॉर्बेट साहब के योगदान को भी कभी हम भूल नहीं पाएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 1318 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें आपको 250 से लेकर 300 तक बाघों की संख्या और सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या के साथ लगभग 800 से 900 हाथी, 500 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ, 50 स्तनधारियों से ज़्यादा की आपको यहाँ पर संख्या देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हम जिम कॉर्बेट साहब को एक शिकारी के रूप में ना होकर एक संरक्षणवादी के रूप में जानते हैं।
क्योंकि जिम्स कॉर्बेट साहब ने जब मैन हंटिंग को त्याग दिया था, उनके बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत राहत और सामाजिक कार्य किए। छोटी हल्द्वानी, जिसे काला ढूंगी के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ग्रामीण लोगों की सहायता करी उस समय, और अंतिम समय में उन्होंने अपनी ज़मीन भी उन ग्रामीणों को सौंप दी। तो कह सकते हैं कि जिम कॉर्बेट ने अपनी पूरी लाइफ के दौरान जंगली जानवरों के संघर्षों के साथ ही उनके प्रति प्रेम और शिकार करने की अपनी प्रवृत्ति को त्याग किया, उनको बचाने के लिए जो कदम उठाए, और आगे चल के उनकी यही सोच जब लोगों के बीच लोगों ने उन्हें जाना समझा, तो तब जाके लोग समझ पाए कि कॉर्बेट उन जानवरों को कभी शिकार करना भी नहीं चाहते, लेकिन मानव बस्तियों में उनको मानव को मारने के कारण ही उनको ये कदम शिकारी के रूप में उठाना पड़ा था। दोस्तों, इस तरह से जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अनुभवों को, अपनी कहानियों को, जंगल के प्रति प्रेम और ग्रामीण जनसंख्या के प्रति जो उनको लगाव था, उसके बारे में अपनी किताबों के माध्यम से हमें बताया। हम सभी को इसे जानने की ज़रूरत है, और प्रतिवर्ष उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं आप सबसे ये अपील करूँगा कि जंगल को बचाने के जितना प्रयास हमें करने होंगे, ताकि जंगल का फ्लोरा एंड फौना को हम बचा सकें, क्योंकि यही हमारी लाइफ साइकिल को भी निर्धारित करता है। कहने को कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं इन बाघों को मारने के बाद उनके पास गया, तो बाघ इनके पाँव में भी कुछ बीमारी थी, कुछ नाखून जो थे आपके वो खिंच चुके थे, उसके दांत कैनाइन खिंच चुके थे, जिससे वो अपना नेचुरल शिकार नहीं कर पा रही थी। इस कारण वो इंसानों को मारने लग गई थी। किसी कारणवश ही बाघ या लेपर्ड हम पे हमला करता है, तो कारण यही था कि मानव संघर्ष बढ़ गया था जानवरों के प्रति, क्योंकि उस समय शिकार काफ़ी होते थे। तो जंगल में जब शिकार बढ़ जाता है, तो आप जानते हैं जंगल के जानवर आपस में उनमें संघर्ष बढ़ जाता है एक दूसरे के प्रति। यही कारण था उस समय जो जंगलों का विनाश किया जा रहा था, पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो इससे उनका फ्लोरा एंड फौना की जो क्षेत्र था वो डैमेज किया जा रहा था। इसी वजह से ये संघर्ष बढ़ा। वीडियो को अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अच्छी जानकारी लोगों के साथ आप बांट सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी को प्रणाम।